जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। आप सभी का स्वागत है साहित्य सागर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे और उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो एक आम अभ्यर्थी करता है और उनकी वजह से वह अच्छी तैयारी के बावजूद भी असफल हो जाता है। तो ये गलतियाँ जो है वह सभी से होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी हुई है। लेकिन कोशिश ये करें कि ये गलतियाँ कम से कम हो, जिसकी वजह से अपन सफलता जल्दी मिल सके। बात करें कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस समय सबसे बड़ी जो भ्रामक स्थिति वो रहती है कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़ें। जैसे मैंने वीडियो बनाया और मैंने बता दिया कि ये बुक्स मैंने पढ़ी थी, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि सर क्या इन बुक्स को पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ये मैटर सफिशिएंट है। तो मैंने ये किताबें पढ़ी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कंटेंट है, जो बुक्स है, वह कम से कम पढ़ें, मतलब कम से कम कंटेंट रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि भ्रम ही होगा, बल्कि जब आप समय पर रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो एक किताब को 10 बार पढ़ें, न कि 10 किताबें एक बार पढ़ें। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम बुक्स रखें हर टॉपिक के लिए। जैसे मैंने खुद बताया था कि जैसे मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए 2 किताबें, काव्य शास्त्र के लिए 2 किताबें, उसी प्रकार आप भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 किताबें, या आप किसी कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ के नोट्स और एक ऑथेंटिक बुक्स ये रखें। इससे ज़्यादा मैटर आपको इकट्ठा नहीं करना है। कम से कम मैटर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हाँ, आपके पास समय है और आपको लगता है कि जो मैटर मेरे पास है वो सफिशिएंट नहीं लग रहा है, वो उससे पिछले सालों के जो प्रश्न पेपर हल किए हैं उनमें क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर आप एक्स्ट्रा कुछ 1-2 बुक्स और देख सकते हैं। पर बाकी मेरा तो ये कहना है कि कोचिंग करें। कोचिंग के जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट होते हैं, उसके साथ एक ऑथेंटिक बुक्स, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है तो 2 किताबें, इससे ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है। पहली बात। दूसरी बात होती है कि रिवीजन समय पर करें। कई जो अभ्यर्थी होते हैं वो किताबें तो बहुत सारी इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन रिवीजन समय पर नहीं करते हैं। जैसे मान लो एक किताब ली, उसको महीने भर तक पढ़ रहे, फिर उसके बाद दूसरी किताब पढ़ने लग गए। जो पहली किताब पढ़ी थी उसका तो रिवीजन किया ही नहीं, फिर तीसरी किताब पढ़ने लग गए। इससे क्या होता है कि समय पर रिवीजन नहीं कर पाते, और जब एग्ज़ाम आता है तब देखते हैं कि उन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन रिवीजन किया नहीं, तो याद कुछ है नहीं। और फिर वो तो तनाव आ जाता है, और तनाव की वजह से जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर आप असफल हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और फेल हो जाते हैं। तो एक रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने हर वीडियो में बात कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रोज़ 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन को दें। हर संडे को तो स्पेशल रिवीजन का रखें। 6 दिन आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन संडे को स्पेशल करें, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और बात कि असफल होने का एक कारण ये होता है कि बिना टाइम टेबल के, बिना समय सारणी की तैयारी करना। कई ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि समय सारणी बना कर तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो समय सारणी बनाए बिना तैयारी करते हैं। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं रहता है वो कि कितना टाइम किस मैटर को देना है, फर्स्ट पेपर को कितना टाइम देना है, सेकंड पेपर को कितना टाइम देना है, या फिर कितने महीने तक मैं मेरा कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, और किस तरह फिर लास्ट में मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट दूंगा। तो ये एक ये रणनीति होती है, इसे रणनीति कहते हैं। तो रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है, एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। डेली रूटीन क्या करना है उसका एक डेली रूटीन का टाइम टेबल होना ज़रूरी है। उससे ये होता है कि आपको रोज़ का पता होता है कि मुझे 8 घंटे में ये पढ़ना है, और 8 घंटे रोज़ इस तरह पढ़ूंगा तो मैं महीने में इतना कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, और इस तरह 2 महीने 3 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट रखूँगा। उससे क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको ये पता रहेगा कि हाँ, मेरी तैयारी कितनी चल रही है और कितना मैं जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा कर पा रहा हूँ। तो बिना समय सारणी के तैयारी नहीं करें, एक टाइम टेबल बना के चलें, डेली रूटीन फॉलो करें। अगली बात करें तो तैयारी के दौरान क्या होता है कि कई अभ्यर्थी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वह जैसे कि सोते नहीं हैं, 8 घंटे 9 घंटे, मतलब 5 बच्चे 4-5 घंटे सोने लग जाते हैं। तो अभी जैसे कि एग्ज़ाम नहीं है, उससे पहले अभी तो एक मानवीय टाइम टेबल बना के चलें। जैसे 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना, 8 से 10 घंटे, 8 घंटे का लगभग सोना, और बाकी जो घंटे बचते हैं उसमें आप दैनिक दिनचर्या काम कर सकते हैं। तो मानवीय टाइम टेबल बनाएं, यूँ नहीं कि 15 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं। अभी एग्ज़ाम के टाइम वो सोते होने लग जाएंगे, आप एग्ज़ाम के टाइम आप सोते ही इतने घंटे पढ़ने लग जाओगे। लेकिन अभी जैसे कि अभी वैकेंसी नहीं है सामने, तो अभी खाली जो समय बचा है, इस समय में तो आप आराम से 8-10 घंटे का पढ़ने का टाइम टेबल रखें। फिर अगर आपका जो सामर्थ्य उस हिसाब से आप देख सकते हैं, पर मिनिमम तो ये रखें। और 8 घंटे 10 घंटे 8 से 9 घंटे का सोने का तो फिक्स रखें, क्योंकि अगर आप पूरी नींद लेंगे तो उससे आपका जो याद करने की क्षमता रहे वो भी ज़्यादा रहेगी। बात करें कि जो अगली बात है कि अपने जो कंटेंट है उस पर विश्वास करें। यूँ नहीं कि जैसे मान लो हर अभ्यर्थी के साथ तैयारी करने वाले दोस्त का ग्रुप रहता ही है, तो बात करते हैं तो कोई दोस्त है तो अलग किताब पढ़ रहा है, आप वो अलग किताब पढ़ रहे हैं। कोई अलग कोचिंग में जा रहा है, आप अलग कोचिंग में जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि मेरी कोचिंग में ये मैटर चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपके दिमाग में आता है कि यार जो मेरा मैटर है वो तो सफिशिएंट है नहीं, तो आप उसका मैटर भी लेके आ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं।
तो आपको आपको अपने कंटेंट पर विश्वास ही नहीं होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, विश्वास नहीं होता है, आप तनाव में आ जाते हैं और आप उसका कंटेंट भी पढ़ते हैं, खुद का कंटेंट छोड़ देते हैं। तो फिर उससे लास्ट में जाके अंतिम समय जाके क्या होती है कि परेशानी होती है, वही रिवीजन वाली समस्या जाती है, और अपना कंटेंट भी नहीं पढ़ पाते हैं, उसका कंटेंट भी नहीं पढ़ पाते हैं, तनाव हो जाता है और फिर असफल हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अपने कंटेंट जो भी है, 1 बुक्स 2 बुक्स जो भी है, कोचिंग के नोट्स है, वह उन पर विश्वास करें और उनको ही बार बार पढ़ें, भटकाव में नहीं आएँ। तैयारी के दौरान एक बात ध्यान रखने लायक ये होती है कि सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करें। ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करने से क्या होता है कि दिमाग की भ्रामक स्थिति में रहता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जैसे वैकेंसी नहीं है, ये तो बहुत सारे अभ्यर्थी रोज़ ये सर्च करके देखते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी जब आएगी तब नोटिफिकेशन आ जाएगा बार बार। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो ऐसे हैं जिनको कोई ऑथेंटिक सूचना होती नहीं है, केवल अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वह जो मन में मर्जी है वैसे वीडियो बना देते हैं। वैकेंसी आ जाने वाली है, वैकेंसी 2 दिन में आने वाली है, ऐसे वीडियोज़ बना देते हैं। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करें। ऑथेंटिक सूचना जब आएगी तो आपके सामने होगी। इस खाली समय का समय जो है, इस खाली समय का यूज करें अच्छी तैयारी करने में, ना कि फालतू सोशल मीडिया पर ऐसी वैसी चीज़ें देखने में। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर जब आवश्यकता हो तभी सोशल मीडिया का यूज करें, जैसे 1 घंटा आधा घंटा, जैसे गूगल से कुछ सर्च करना है, कुछ देखना है, कोई यूट्यूब में वीडियोज़ देखना है, एक निश्चित टाइम रखें तभी यूज करें। यूँ नहीं कि बना मतलब बिना ये सही जब मन में आया मोबाइल चलाने लग गए और फिर देख रहे हैं कि 5 मिनट के लिए तो मोबाइल उठाया था और 1 घंटा उसमें निकल गया। तो सोशल मीडिया का यूज कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा घंटा 1 घंटा यूज़ करें बस पढ़ाई के दौरान, ये रखें। बात करें कि एक अनावश्यक तनाव से बचें, जैसे कि ये वही बात कि भर्ती कब आ रही है, किससे पूछ रहे हैं, है ना? पेपर कैसा आएगा? तो पेपर कैसा आएगा वो अब वो अभी कोई नहीं बता सकता पेपर कैसा होता है, पेपर का लेवल क्या होता है, वो जब आएगा तभी पता चलेगा। कट ऑफ क्या रहने वाली है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, अभी भर्ती आई नहीं, उससे पहले क सर कट ऑफ क्या रहने वाली? तो कट ऑफ का कोई नहीं बता सकता कितनी रहने वाली। हाँ, जो कट ऑफ पिछले साल रही है उससे ज़्यादा 10-15 अंकों से ज़्यादा मान लो, 10-15 अंकों से कम मान लो, लेकिन कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं होता है। पेपर कैसा आता है उस पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ये फालतू की बातें हैं, इनसे अनावश्यक तनाव भी होता है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इन बातों पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी तैयारी पर कि मुझे किस तरह मैं तैयारी कर रहा हूँ, किस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, उस पर ध्यान दें। ये कोई स्कोर फिक्स नहीं होता है। अभी बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में भी थे कि सर कितना स्कोर ऐसा मान के चलें जब अपन सोच सके कि हाँ मैं सेफ स्कोर और मैं चयन हो जाएगा। तो कुछ सेफ स्कोर कुछ नहीं है। मान लो पेपर बहुत ईजी आ गया तो फिर जैसे मान लो इस बार जो 318 के आसपास कट ऑफ थी, अब पेपर बहुत ईजी आ गया और कट ऑफ चल गई 330 के आसपास, तो फिर क्या होगा? पिछली बार जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसमें 294 कट ऑफ थी जनरल की, इस बार 318 थी। तो किस तरह आप इस अनुमान करके चलोगे? हमने भी सोचा था जैसे 294 कट ऑफ थी तो हमने सोचा था कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 300 चली जाएगी कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ जनरल की गई 318। तो ये है कि इसका कोई फिक्स नहीं है, पेपर का पैटर्न डिसाइड करता है, पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। तो ये फालतू की बातें, इन पे ध्यान नहीं दें, केवल अपनी तैयारी पे ध्यान रखें, अपनी कमजोरियों को देखें, उनको दूर करने का प्रयास करें। बात करें कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होता है कि बिना तैयारी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं कि अभी तो काफ़ी टाइम है, टेस्ट सीरीज भी देते रहेंगे, उससे पता भी चलता रहेगा और फिर अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। तो बिना तैयारी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि पेपर जो देखते हैं आप उसमें एक तो टेस्ट सीरीज वाले बहुत ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो बहुत अलग लेवल के होते हैं। 2-4 प्रश्न तो ऐसे खुद की वह दिखाने के लिए कि हाँ हमारे टेस्ट सीरीज बहुत बेहतर है वैसे बनाते हैं जो कि बहुत अभ्यर्थी किसी को नहीं आते हैं। उससे क्या होगा कि आप तनाव में आएँगे कि ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो तो मेरा मैटर में है नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ उसमें तो कंटेंट में तो है नहीं, वो भी तनाव बनेगा। तो बिना तैयारी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें, और मेरा तो ये कहना है कि टेस्ट सीरीज के बजाय जो पिछले सालों के जो प्रश्न पेपर है उनको देखें, वो सबसे शानदार मैटर होता है। उनसे क्या होता है कि पिछले सालों के जो प्रश्न पेपर है उनसे सब खुद का लेवल सबसे अच्छे तरह से पता चलता है। टेस्ट सीरीज में तो अनावश्यक चीज़ें होती है, बहुत सारे कोचिंग वालों की होती है, तो टेस्ट सीरीज तो कम ना करें ज्वाइन, और ज्वाइन भी करें तो फिर आपकी अच्छी तैयारी हो गई है, 2 बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। दूसरी बात कि गलत लोगों के साथ उठना बैठना ना रखें अभी एग्ज़ाम के मतलब तैयारी के दौरान, तो क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं अधिकांश लोग यही कि आपको डीमोटिव वो करते हैं। नहीं तो आपको मतलब ये रहता है कि उनके साथ बैठते तो वो ऐसी बातें करते हैं कि तेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, या फिर परिवार के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि यार तू इतने सालों से तैयारी कर रहा है अभी तक नहीं हुआ तो इस बार भी शायद तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी बातें होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रहेंगे, अकेले रहेंगे, तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा, आपको केवल अपने कर्म करना है, अपना तैयारी करनी है। सिलेक्शन होगा सो निश्चित रूप से होगा। फिर तैयारी के को निरंतर जारी रखना है। कई क्या अभ्यर्थी क्या है कि जैसे मान लो कोई सूचना यूट्यूब पे आई, किसी ने बोला कि भर्ती आने वाली है तो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम तो अभी होने में 4 महीने 5 महीने, तो फिर बीच में छोड़ देते हैं।
कि 10-15 दिन, महीना भर छोड़ देते हैं, फिर तैयारी करते हैं। तो तैयारी निरंतर रखनी है। जो अभी उस खाली समय का उपयोग करेगा, तैयारी निरंतर रखेगा, उसका चयन सुनिश्चित रूप से होगा। लेकिन जो ये सोचेगा कि अभी काफ़ी टाइम है, अभी छोड़ देते हैं, बाद में जब वैकेंसी आएगी 4-5 महीने रहेंगे तब तैयारी करूँगा, तो फिर वो उसका चयन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट अंतिम रूप से बात ये कि बिना पाठ्यक्रम को देखे तैयारी नहीं करें। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी होनी चाहिए। सिलेबस ही वो चीज़ होती है जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सिलेबस के अनुसार करोगे तभी आप क्वेश्चन पिछले साल का पेपर हल करोगे, तो उससे आपको पेपर का जो लेवल है उसका भी पता चलेगा। सिलेबस के अनुसार तैयारी करोगे तो जब बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में कि पाठ्यक्रम अगर आपको ध्यान है तो उसी से आपके 2-4 प्रश्न तो सही हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कुछ कवि आदिकाल के कवि कौन से, रीतिकाल के कवि कौन से, अब पाठ्यक्रम में कुछ इंपॉर्टेंट कवि दे रखे होते हैं कि इनसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो अगर आपको पाठ्यक्रम ध्यान है तो आधे क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से बैठ जाते हैं। तो सिलेबस के अनुसार तैयारी रखें। और जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे जैसे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि सर आप जो बुक्स बता रहे हैं वो सही है क्या, उनसे हो जाएगा क्या, या फिर आप जो नोट्स बनाएंगे, जो अपने स्टार्ट करेंगे 20 मई से कोर्स स्टार्ट करने वाला है, तो जो नोट्स बनवाऊंगा मैं वो सफिशिएंट है क्या। तो मैं ये कहूँगा कि नोट्स सफिशिएंट है, लेकिन अभी काफ़ी समय है तो आप एक दो टेक्स्ट बुक अपने साथ लेके चलें, उनको ज़रूर पढ़ें। क्योंकि बुक से क्या होता है कि जो पेपर आता है तो पेपर के नोट्स की लैंग्वेज थोड़ी सरल होती है, पेपर की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स की लैंग्वेज के हिसाब से पेपर की लैंग्वेज में थोड़ा ये सही होता है, तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें होती है कि कोचिंग वाले टीचर्स बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखवाते हैं। जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ आपको नोट करवाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें रह जाती है, तो आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स तो पढ़े सही, एक बुक तो पढ़े सही, है ना? तो बुक्स भी पढ़नी है और नोट्स भी बनाने, साथ में साथ रिविज़न भी करना है। बाकी आपके जो भी सवाल हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगला वीडियो किस पे बनाएँ उस पे भी बात ज़रूर करेंगे। और कोर्स कभी शुरू करेंगे? 20 मई से शुरू करेंगे। 20 मई से क्लासें रखेंगे। और बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में थे कि सर हिंदी व्याकरण क्लास से नहीं होगी क्या? हिंदी व्याकरण की क्लास से भी होगी, पूरा कोर्स करवाऊँगा। मैंने कहा था कि सेकंड पेपर जो हिंदी साहित्य का, मतलब जो फर्स्ट लेक्चरर का है और सेकंड ग्रेड का, दोनों जो हिंदी की सेकंड पेपर है उसका कोर्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे। बस ये कि जैसे कि शुरुआत में भी हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र से करने वाले हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हिंदी व्याकरण करवाएंगे, बाद में शैक्षणिक विधियाँ भी करवाएंगे। बस ये है कि आप रेगुलर देखें, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है और साथ ही साथ क्लास के साथ बने रहना है। इस बार आपको एक सीट पक्की है, आपको सिलेक्शन लेना है और अपने सपने को पूरा करना है। साहित्य शिखर क्लासेज के साथ इस शून्य से शिखर की यात्रा को पूरा करना है। और साहित्य शिखर क्लासेज को के लिए आप पूरा विश्वास बनाए रखना है कि हाँ, जो कंटेंट आ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं वह सही है, और उस पे विश्वास करके तैयारी करनी है। आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है? कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।